जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी पार्थातिक क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार क्लास, अपना टॉपिक जो कि चल रहा है मेमोरी का। और आज की क्लास में ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, बहुत बढ़िया। चले बताएंगे मेरी वॉइस और वीडियो पहुंच पा रही है आप सभी तक या नहीं। बिल्कुल, कुलदीप तिवारी जी हैं, पीके हैं, प्रदीप यादव हैं, विशु हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी कमेंट करके एक बार बस बता देंगे मुझे। देखो, जब आपसे कहा जाता है कि कमेंट करके बताओ तब तो आप नहीं बताते, और जब मैं आपसे मना करता हूं कि कमेंट मत करो, पढ़ लो, समझ लो, ध्यान से देख लो, तब मानोगे नहीं, है ना। चलो बहुत अच्छे, बताएंगे एक बार जल्दी से, और सभी दोस्त जल्द से जल्द क्लास से जुड़ भी जाएंगे। नीचे कर, बिल्कुल। सौरभ, प्रतीक, अभिषेक, शाहरुख, चंदन, ऋतिक, सिसोदिया, जीत, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, है ना। चलिए एक बार जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़ जाएं, अभी नहीं जुड़ पाए हैं। कोई एरर है, कोई टेक्निकल एरर है, कोई समस्या आ रही है, क्या बात है जो नहीं जुड़ पा रहे हैं? अदरवाइज इतनी देर में तो आप लाइन लगा देते थे, है ना। चलिए बिल्कुल, वॉइस ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भावना तेवतिया जी जुड़ चुकी हैं, शाहरुख, चैतन्य यादव जी जुड़ चुके हैं। चलो तो शुरू करते हैं क्लास को। बाकी लोग जो लेट आएंगे वो आराम से जुड़ते चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पर मेमोरी का रहने वाला है पार्ट 4। और हमने कल की क्लास में जो शुरुआत कर दी थी वो कर दी थी सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि द्वितीयक मेमोरी की, है ना। इससे पहले हम जान चुके हैं कि मेमोरी को हमने दो भागों में बांटा था, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी में भी हमने रैम, रोम और आपका कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, इन सभी, स्क्रैच पैड मेमोरी, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं अपनी द्वितीयक मेमोरी, जिसे हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी कि जितनी भी द्वितीयक मेमोरी होंगी ना, जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी होंगी, वो सब परमानेंट होंगी। वो सब की सब आपकी कैसी हैं? सहायक मेमोरी होंगी, ऑक्सिलरी मेमोरी हम जिन्हें कहते हैं। सभी की सभी नॉन वॉलेटाइल होंगी, यानी कि लाइट के जाने पर किसी से भी डेटा नहीं जाएगा। और उन सब का प्रयोग हम बैकअप लेने के लिए कर सकते हैं, यानी कि उन सबको हम बैकअप स्टोरेज के नाम से या बैकअप मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं, एक एक करके समझते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधा सीधा देखने के लिए छपा हुआ मिल जाता है। उससे पहले जरूरी बात जानेंगे कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। निर्णय आपके पास है, आपको क्या करना है। अगर आप पहले किसी एग्जाम में रह चुके हैं, या कोई भी चीज़ की मैं उसमें 1 नंबर से रह गया था, आधे नंबर से रह गया था, तो उसका ही रोना रोते रहोगे तो आगे जो अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं वो आपको शायद नहीं मिल पाएंगे। तो बीते हुए को छोड़ो, जो आने वाला आपके हाथ में है उसे संवारने की कोशिश करो। और वो कैसे संवरेगा, वो आप आज क्या कर रहे हो इस पर डिपेंड करेगा कि आप आने वाले 2 साल बाद क्या कर रहे होगे। अगर आप अभी समय बर्बाद कर रहे हो तो हो सकता है 2 साल बाद आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। और यदि आप आज मेहनत कर लेते हो तो हो सकता है कि 2 साल बाद बहुत सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप पर, इसलिए अपने आज को बहुत हिसाब किताब से हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को हमने यहाँ पर 2 भागों में बांटा था, ठीक है। एक सिक्वेंशियली एक्सेस डिवाइस, एक डायरेक्ट एक्सेस। जिसमें मैंने बताया था सिक्वेंशियली एक्सेस यानी कि मैग्नेटिक टेप, और डायरेक्ट एक्सेस के काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज। इस पूरे चार्ट को हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। यहाँ तक की बात में किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं। इसके बाद हम फिर आज की क्लास को आगे कंटिन्यू शुरू करते हैं, ठीक है। तो बताएंगे एक बार जल्दी से। आपसे पूरी पूरी कोशिश, मतलब ये रहती है, एक उम्मीद रहती है, या मैं कहूँ ऐसा पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि सिर्फ स्पेस से क्वेश्चन पूछ ले। आपसे पूछेगा बताओ डीवीडी किस प्रकार की आपकी मेमोरी है।
मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल है या फिर आपकी आपकी मैं कहूँ कि बताओ सिक्वेंसली एक्सेस डिवाइस है, क्या है? तो आप कहेंगे ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। सीडी, डीवीडी, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इस तरह से अब एक एक करके जानते हैं। जो अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया वही मैंने यहाँ लिख दिया। क्या लिख दिया जी? कि सभी सेकेंडरी मेमोरी, जितनी भी द्वितीयक मेमोरी हैं, वे सभी की सभी परमानेंट हैं। परमानेंट यानी कि उनमें जो डेटा है वो स्थायी रूप से रहता है, वो लाइट के जाने पर जाता नहीं है, वो परमानेंट बना रहता है। आप अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को जब सेव कर देते हो तो वो परमानेंट तौर से हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है, जिससे कि फिर कंप्यूटर को आप बंद करके 6 महीने बाद भी चालू करोगे तो वो फाइल आपको वहां पर वैसी की वैसी ही देखने के लिए मिलेगी। तो ये परमानेंट यानी कि स्थायी प्रवृत्ति की होती हैं। नॉन वॉलेटाइल यानी कि गैर वाष्पशील होती हैं। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है? कि लाइट के जाने पर डेटा जो मौजूद है, कंप्यूटर के बंद होने पर जो डेटा मौजूद है वो नहीं डिलीट होगा। जैसे आपका फोन में है ना, आपका फोन स्विच ऑफ हो जाए फिर भी आपके जो फोटो आपकी गैलरी में वो बने रहेंगे, तो नॉन वॉलेटाइल है। अर्थात लाइट जाने पर इसमें डेटा बना रहता है। इन्हें हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं। सहायक मेमोरी क्यों कह रहे हैं? कि मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में 500 जीबी की हार्ड डिस्क थी जो फुल हो गई, मुझे कुछ और डेटा चाहिए, तो मैं एक तो आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आने लगी है जिसे हम यूएसबी की तरह जोड़ करके और उसे जोड़ सकते हैं, हम पेन ड्राइव लगा सकते हैं, हम सीडी डीवीडी लगा सकते हैं, तो ये सहायता ही तो कर रही हैं। ठीक है जी। इसके बाद बैकअप मेमोरी भी इन्हें कहते हैं। जैसे मान लो मैं कंप्यूटर में काम करता हूँ, मेरी जो ये फाइल है, ये जो डेटा है ये मेरे कंप्यूटर में है, बट मुझे डर है कि अगर कंप्यूटर खराब हो गया, फूक गया, तो ये डेटा चला जाएगा, तो मैं एक अलग से पेन ड्राइव में अपने डेटा को स्टोर करके रख लूंगा। ठीक है, अपनी फाइल्स को स्टोर करके रख लूंगा, तो बैकअप के रूप में भी काम कर रही है। और ज्यादातर ये बाहरी, यानी कि जितनी द्वितीयक मेमोरी होती है वो ज्यादातर बाहरी मेमोरी होती है। ठीक है, चलो। These are also known as auxiliary memory, backup memory and external memory. All secondary memory is of permanent nature, non-volatile, that is the data represent in it is not lost of the power goes off. यानी कि लाइट के जाने पर ये डेटा को खोती नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक स्टोरेज की, यानी कि पहले मैं एक एक ग्रुप की बात कर रहा हूं, पूरे पूरे ग्रुप की, उसके बाद मैं बात करूंगा पर्टिकुलर एक एक आपकी डिवाइस की, है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ग्रुप दिखाई, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, तो ग्रुप हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क में क्या होता है? ऐसा, यह मैग्नेटिक माध्यम से डेटा को स्टोर करने की सुविधा प्रदान करती है। जो मैग्नेटिक स्टोरेज होती हैं, आपकी डिवाइसेस होती हैं, इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू स्टोर डेटा थ्रू मैग्नेटिक मीडियम। उदाहरण, मैग्नेटिक टेप किसका उदाहरण है? आपका मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, जिप डिस्क, विंचेस्टर, ये सभी के सभी किसका उदाहरण है? मैग्नेटिक स्टोरेज का। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ विंचेस्टर किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है, तो आप कहेंगे मैग्नेटिक स्टोरेज का ये आपका उदाहरण होता है। ठीक है जी, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज का उदाहरण होता है। इसके बाद बात आती है ऑप्टिकल डिस्क की। किसकी? ऑप्टिकल डिस्क की। तो देखेंगे कि इनमें डेटा को लेजर से लिखा और पढ़ा जाता है। किससे? जो लेजर लाइट आपकी होती है उससे डेटा को लिखा और पढ़ा जाता है। इसमें डेटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। इसके लिए लेजर बीम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जितनी भी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, जितनी भी कैसेट्स होती हैं, उनके लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर बीम टेक्नोलॉजी का प्रयोग यहाँ पर आपका किया जाता है। उदाहरण, तो ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर जितनी भी गोल कैसेट होती है ना आपकी, गोल, चाहे वो सीडी हो, चाहे वो डीवीडी हो, चाहे वो ब्लू रे डिस्क हो, कुछ भी जो गोल कैसेट है वो ऑप्टिकल है। यानी कि सीडी रोम, डीवीडी रोम, डीवीडी रैम, वॉम, ईटीसी, ये सभी के सभी जितनी भी कैसेट्स दिखाई दे रही हैं, ये सभी की सभी ऑप्टिकल स्टोरेज का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये सभी की सभी ऑप्टिकल स्टोरेज का उदाहरण आपकी है। ठीक है जी। चलिए एक बार कंफर्म करेंगे मुझे यहाँ तक की सभी बातें आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई, बताएंगे एक बार।
चलिए, है ना। वॉर्म की फुल फॉर्म होती है आपकी राइट वंस रीड मैनी। क्या होती है? राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, अभी मैं सारी फुल फॉर्म्स आपको आगे बताऊंगा एक एक करके। पहले आप समझ लीजिए, मैं जिसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वॉर्म की फुल फॉर्म हमारी होती है राइट वंस रीड मैनी। एक बार लिखो, बार बार पढ़ो। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तीसरा मैंने आपको बताया था फ्लैश मेमोरी। कौन सी है जी? फ्लैश मेमोरी। तो यह एक सहायक मेमोरी होती है जिसे विद्युत की सहायता से, यानी कि लाइट की सहायता से कई बार मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम या लोड भी किया जा सकता है। जैसे कि सीडी डीवीडी सीडी होती है आपकी, तो सीडी में आप एक ही बार डेटा को स्टोर कर सकते हो। उसे ऐसा नहीं है जैसे पेन ड्राइव है, कोई वीडियो डाल दी, डिलीट कर दी, फिर डाल दी, ऐसे यूज नहीं कर सकते हम सीडी का। लेकिन जो फ्लैश मेमोरी के उदाहरण होते हैं उनमें हम इसी प्रकार से यूज करते हैं। किस प्रकार से जी? कि मान लो मुझे कोई गाना चाहिए, मुझे कोई मूवी चाहिए, मैंने पेन ड्राइव लगाई, अपनी दूसरी जगह यूज कर ली, फिर मैंने पूरी पेन ड्राइव खाली कर ली, फिर यूज कर ली। इस तरह से हम प्रयोग कर लेते हैं। तो ये होती है फ्लैश मेमोरी। यह एक सहायक मेमोरी है जिसे विद्युत की सहायता से कई बार मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम या लोड भी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव को हम थंब ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे एसएससी ने पूछा था। एसएससी सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2023 में कि बताइए किस नाम से जाना जाता है आपका, किसे? थंब ड्राइव को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो पेन ड्राइव भी हम इसे कहते हैं। फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डिजिटल कैमरा के मेमोरी कार्ड आदि, ये जितने भी हैं हमारे, जिनमें हम डेटा को डिलीट करके दोबारा भर सकते हैं, वे हमारे फ्लैश मेमोरी के उदाहरण होते हैं। किसके? फ्लैश मेमोरी के। जैसे पेन ड्राइव हो गई हमारी, ठीक है, मेमोरी कार्ड हो गया, आप मेमोरी कार्ड भरवा लेते हो, खाली कर लेते हो, डिलीट कर लेते हो, फिर उसमें डेटा भरवा लेते हो। डिजिटल कैमरा के कार्ड होते हैं, लैपटॉप में हमारी जगह होती है, फोन में, ये सभी फ्लैश मेमोरी के उदाहरण हमारे होते हैं। ठीक है, डिजिटल कैमरा का जो मेमोरी कार्ड होता है वो सभी चीजें। तो ये यहाँ पर हमने तीन बातें आपको बताई। क्या क्या? मैग्नेटिक स्टोरेज वे हैं जो मैग्नेटिक माध्यम से डेटा को स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पर नाम आता है मैग्नेटिक टेप का, फ्लॉपी डिस्क का, हार्ड डिस्क का, विंचेस्टर आदि का। ऑप्टिकल स्टोरेज में जितनी भी कैसेट्स हैं वो आ जाएंगी। और फ्लैश मेमोरी के अंदर हमारी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड ये आ जाते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस, कौन कौन से उपकरण, कौन कौन सी यहाँ पर मेमोरी है, कौन कौन सी ड्राइव है आपकी यहाँ पर जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। तो सबसे पहले नाम आता है हमारा यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क का, जिसे हम एफडीडी भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपसे एसएससी ने पूछा कि बताओ एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है। एफडीडी से आप क्या समझते हैं? तो आप कहेंगे एफडीडी से हम समझते हैं भैया फ्लैश, क्या है, सॉरी, एफडीडी से हम समझते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। एफडीडी की फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क को किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो फ्लॉपी डिस्क को हम फ्लॉपीज या डिस्केटीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉपी डिस्क को हम फ्लॉपीज और डिस्केटीज भी कहते हैं। इसका आविष्कार कब हुआ था? तो 1971 में एलन सुग्रात ने किया था और ये आईबीएम कंपनी के थे। कहाँ के थे? आईबीएम कंपनी जो है आपकी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसमें कार्यरत थे ये आपके। और इन्हीं की टीम ने, एलन सुग्रात की टीम ने इसे बनाया था फ्लॉपी डिस्क यानी कि एफडीडी को। लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं आता, यहां से नहीं आता। क्वेश्चन में जो बताऊंगा सिर्फ वहीं से आता है। और क्या आता है समझिएगा। ये 3 साइज की आती थी फ्लॉपी डिस्क। कितने साइज की? 3 साइज की। कौन कौन सी? तो फ्लॉपी डिस्क 3 प्रकार की होती हैं। एक होती थी 8 इंच की, एक होती है 5.25 इंच की, और एक होती है 3.5 इंच की। 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा आता था? 80 KB। 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा आता था? 360 से 1.2 MB। और 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा आता था? 730 KB से 1.44 MB का डेटा। आप कहेंगे सर लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि क्वेश्चन कहां से आएगा। तो भाई मेरे लिख लो, नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट टिक कर लो। क्वेश्चन आएगा ये, आपसे पूछा जाएगा 3.5 ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखेगा वो, 3 सहित 1/2। 3 सहित 1/2 इंच की फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा आता है? तो 730 KB ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 1.44 MB, क्योंकि मैक्सिमम वाली बात आती है। 1.44 MB मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टि से।
ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए ठीक है, ये जो 5.25 इंच है इसे हम 5 सहित 1/4 भी कह सकते हैं। ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, एक ही बात है, ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, एक ही बात है। ठीक है जी। चलिए, इंडेक्स होल शब्द का संबंध किससे है, तो वो भी फ्लॉपी डिस्क से ही है। अगर आपसे पूछे इंडेक्स होल शब्द का संबंध किससे है, तो वो भी हमारा यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क से ही होता है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क। लेकिन आपके मन में एक बात चल रही होगी, आपके मन में एक बात चल रही होगी कि सर 1.44 MB डेटा, इतना कम, इतने कम के लिए इतना सारा ठटकरम, है ना। तो देखो समझो, ये बात हो रही है 1970 की, 71 की। ठीक है, उस समय पर कंप्यूटर और ये सब चीजें क्या है कि आपकी चलने की उसमें थी, है ना। उस समय पर ये सभी चीजों का आविष्कार किया जा रहा था धीरे धीरे। तो उस टाइम पर डेटा इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होता था जितनी बड़ी मात्रा में आज होता है। आज यदि आप अपनी एक आईफोन से फोटो क्लिक करा लोगे तो 4, 5, 10 MB तक की वो फोटो होती है अकेली, सिंगल फोटो। और यहाँ तो डेटा ही 1.44 MB आ रहा है। तो आप कहेंगे सर इसमें ऐसे क्या फिर हम भर पाते थे, इसका फायदा ही क्या है। तो उस टाइम पर तो इतने फोटो हाई क्वालिटी के खींचते नहीं थे, इनमें डेटा आता था। जैसे आप देखो एक्सेल में अगर आप 10,000 कॉलम भी भर लेना, 10,000 रो भर लेना आप, और उसको जब फाइल को सेव करोगे तो केबी की फाइल रहेगी। तो वैसे डेटा को सेव करने के लिए हम इसका प्रयोग उस समय पर कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद दूसरा नाम आता है HDD का। व्हाट इज HDD? HDD की फुल फॉर्म क्या है जी? तो HDD का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। और इसे फिक्स डिवाइस भी कहा जाता है, फिक्स डिस्क भी कहा जाता है। फर्स्ट हार्ड डिस्क 1956 में IBM कंपनी, फाउंडर कौन है? रेनॉल्ड बी जॉनसन है। ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती है आपकी किसके अंदर? हार्ड डिस्क के अंदर। जैसे 256 GB की हार्ड डिस्क आती है, 512 GB की आती है, 1024 यानी कि 1 TB की आती है, और भी बड़ी बड़ी आती है। वो जैसा आप पैसा खर्च करोगे वैसी हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी। तो हार्ड डिस्क यानी कि ज्यादा स्टोरेज के लिए जो कंप्यूटर के अंदर लगी होगी वो हार्ड डिस्क होगी। पेन ड्राइव से आप काम कर सकते हो, काम चलाओ सहायता ले सकते हो, लेकिन जो मेन है हमारी वो कौन सी है? वो हार्ड डिस्क है। अब हार्ड डिस्क पहले शुरुआती दौर में तो एक ही आती थी जो कंप्यूटर के अंदर लगती थी, लेकिन जैसे क्या हुआ कि 512 GB की हार्ड डिस्क थी वो हो गई फुल। अब वो सही भी है लेकिन मुझे और भी चाहिए, तो क्या करने लगे कि हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आ गई जिसे हम USB पेन ड्राइव की तरह जोड़ सकते हैं और इसमें अपने डेटा को रख सकते हैं। इसका प्रयोग इसलिए भी कर लिया जाता है कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा है जिसे मैं अपने लैपटॉप में नहीं रखना चाहता, क्योंकि लैपटॉप तो हो सकता है कि क्या कहते हैं कोई और उसे खोल कर देख ले, लेकिन ये डेटा मेरा पर्सनल डेटा है तो मैं इसे अपनी हार्ड डिस्क में रखूंगा। और अलग रिमूवेबल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जिसे मैं बाहर से भी जोड़ सकता हूं, तो हम इस तरह से भी अब 512 GB की, 1000 GB की, 1 TB की और 512 GB की, ये तो बढ़ गया डेटा आपका। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? ये होती है हमारी हार्ड डिस्क। लेकिन अब हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है, कुछ अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सी होती हैं? तो उसके लिए आपको फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है आटा साटा पाटा, है ना। क्या है जी आटा साटा पाटा? तो आटा का मतलब ये टेक्नोलॉजी है आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, साटा यानी कि ऊपर वाली फुल फॉर्म वही रहेगी एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सीरियल एस का मतलब सीरियल जुड़ जाएगा आपका, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पाटा यानी कि पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और SCSI यानी कि स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है? हार्ड डिस्क को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आपकी कुछ टेक्नोलॉजी है। ओके, हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती है। आप लोग ने देखा होगा यदि आप किसी कंप्यूटर की दुकान पर गए हो और वहां पर CPU सही हो रहा हो ढक्कन खुल करके, तो जब कंप्यूटर चलता है तो एक हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर एक क्या है? एक आपकी गोल गोल कैसेट सी घूमती है। तो हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती है, इसके घूमने की स्पीड को हम RPM कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इसकी जो घूमने की स्पीड होती है उसे हम RPM कहते हैं। RPM की फुल फॉर्म होती है रेवोल्यूशन पर मिनट। क्या है? रेवोल्यूशन पर मिनट। यानी कि हार्ड डिस्क की जो स्पीड है उसे किस में मापा जाता है? RPM में मापा जाता है, रेवोल्यूशन पर मिनट में उसे मापा जाता है। ठीक है जी, ज्यादातर हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो 5400 RPM से लेकर के 7200 RPM तक होती है।
यानी कि 1 मिनट में वो 5400 से लेके 7200 बार घूम जाती है, इतनी तेज उसकी स्पीड होती है, समझो आप। है इतनी तेज, अगर मैं भी ऐसे करूं तो शायद ना हाथ को घुमा पाऊं, लेकिन इतनी तेज स्पीड इसकी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, इस प्रकार से आपकी होती है हार्ड डिस्क। ओके, यहां तक कोई समस्या बताएं एक बार, नहीं होगी? चलिए, इसके बाद हम देखते हैं SSD। अब हार्ड डिस्क का ही एक अपडेटेड वर्जन मार्केट में आया जिसे कहा गया SSD। SSD की फुल फॉर्म क्या है? SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होती है? तो SSD की फुल फॉर्म होती है हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। और SSHD क्या होता है आपका? है ना, SSHD क्या होता है? तो SSHD यानी कि सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। तो पहले तो इनकी फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है कि SSHD का पूरा नाम क्या है। SSHD से आप क्या समझते हैं? तो सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव होता है। ठीक है जी, इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्पीड 35 से 100 माइक्रोसेकंड में होती है, जिसके कारण यह हार्ड डिस्क से कहीं ज्यादा गुना स्पीड व स्टोरेज क्षमता भी इनमें अधिक होती है। ठीक है, यानी कि जो SSD है ये हार्ड डिस्क का अपडेटेड वर्जन है, इसमें डेटा भी ज़्यादा स्टोर होता है और जो स्पीड है काम करने की वो भी ज़्यादा तेज होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि SSD और HDD, जो SSD है वो HDD से ज़्यादा बेहतर है। जो SSD है वो HDD से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा तेज है और स्टोरेज क्षमता भी ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 TB की ये हमारी SSD, और जगह भी कम गिरती है, वजन भी कम होता है ना। तो ये कुछ फायदे हैं हमारे किसके? SSD के। लेकिन SSD थोड़ी कॉस्टली होती है, थोड़ी महंगी होती है। ठीक है जी, इसके बाद अगला नाम आपका आता है मैग्नेटिक टेप का। किसका? जो अगला नाम है हमारा वो आता है मैग्नेटिक टेप का। मैग्नेटिक टेप कैसा होता है याद करो, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मैग्नेटिक टेप जो है ये अकेला उदाहरण है सिक्वेंसली एक्सेस डिवाइस का। सिक्वेंसली एक्सेस यानी कि जो एक एक करके किसी गाने तक पहुंच रही है। मान लो 10 गाने हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकती। तो जो हमारा इस प्रकार की कैसेट्स आप लोगों ने बचपन में देखी होंगी। पुराने समय में ऑडियो कैसेट यह एक क्रमिक माध्यम है, यह एक सिक्वेंसली मीडियम, एक सिक्वेंसली एक्सेस डिवाइस का एक उदाहरण होता है। क्या? ये है हमारी यहाँ पर मैग्नेटिक टेप। ठीक है, चलिए, ये क्या है हमारी? ये है हमारी यहाँ पर एक मैग्नेटिक टेप। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर CD की। किसकी? इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं CD की। CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है? CD यानी कि CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। आसान क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि CD से आप क्या समझते हैं? तो CD का अर्थ होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। अच्छा, जो CD है इसमें स्टोरेज कितना आ सकता है? तो जो अमूमन, जो नॉर्मली जो आपकी CD होती हैं उनमें 700 MB तक डेटा आता है। कितना आता है? उनमें 700 MB तक का डेटा आपका आता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप में से यदि किसी ने B.Ed करी है ना, तो हमें क्या है कि B.Ed BTC वगैरह में एक प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और उस प्रोजेक्ट को, उस PPT को, उस प्रेजेंटेशन को कैसेट के जरिए हमें ले जाना होता है। तो ये खाली कैसेट सस्ती होती है, मुझे अभी तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं बात करूं आज से 10 साल पहले की, 8 साल पहले की, तो ये कैसेट मात्र 7-8 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाती थी। अब 20-25-30 रुपए की हो गई होगी, मुझे फिक्स प्राइस नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं ली। तो ये खाली होती है। जब हम किसी खाली CD को खरीदते हैं तो वो पूरी तरह से कैसी होती है? खाली होती है। 700 MB तक का डेटा इसके अंतर्गत आता है। हम इसमें एक बार जब डेटा को कर लेंगे उसके बाद फिर वो डिलीट नहीं होगा, वो हटेगा नहीं। आप लोगों ने देखा है कि जैसे आप मार्केट से मूवी लेकर के आए, एक CD की कैसेट आती थी पहले, अब तो भैया लैपटॉप चले गए हैं और ऑनलाइन आप यूट्यूब पर मूवीज देख लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो, है ना। लेकिन पहले क्या होता था? CD DVD कैसेट ही तो आती थी आपकी। अब मान लो आप मूवी लेकर के आए, दिल जले की कैसेट लेके आए, ठीक है। अब आप ये चाहो कि ये तो स्टोरेज डिवाइस है, मैंने दिल जले देख ली जी, अब मैं जो दिल जले इसमें भरी हुई है इसे डिलीट करके और इसी में कोई और भरवा लाता हूं या भर लेता हूं, तो क्या वो पेन ड्राइव की तरह काम कर पाएगी CD? नहीं कर पाएगी कभी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि उसमें डेटा एक ही बार स्टोर किया जाता है। तो ये हमारी 700 MB 3.6 mm लाइन स्पेस और 1.2 mm थिकनेस होती है इसकी।
थिकनेस यानी कि जो ऐसी वाली जैसे ये है तो इसकी ये थिकनेस होगी, ठीक है। तो थिकनेस कितनी होती है किसी सीडी की 1.2 mm, और लाइन स्पेस यानी कि जो कोई भी डीवीडी कितना डेटा स्टोर करेगी वो डिपेंड करेगा लाइन स्पेस पे। तो 3.6 mm लाइन स्पेस इसमें होता है। डायमीटर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एसएससी सीएचएसएल मेंस 2023, यानी कि 2023 में जो 2022 वाला सीएचएसएल का मेंस हुआ था सबसे पहले उसमें 15 सवाल आपसे पूछे गए थे। उसमें सबसे पहले 15 सवाल पूछे गए थे। 15 सवाल आते हैं आपके सीएचएसएल के मेंस में कंप्यूटर के। तो वहां पर यह सवाल आपसे पूछा गया था कि बताओ किसी सीडी डीवीडी का जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, वो कितना होता है। तो अगर सेंटीमीटर में पूछे तो आप 12 सेंटीमीटर बताएंगे, और अगर एमएम में पूछे तो आप 120 mm बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल। फाउंडर ऑफ सीडी डीवीडी किसे कहेंगे हम? तो जेम्स रसेल को हम यहाँ पर फाउंडर ऑफ सीडी डीवीडी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जैसे 700 MB थोड़ा कम पड़ जाता था। अब मान लो मुझे कोई एक मूवी चाहिए, दिल जले या कोई भी XYZ, तो वो मूवी तो मैं एक कैसेट में ला सकता हूँ, लेकिन शादी की कैसेट जब बनी तो शादी की कैसेट बनी तो भैया क्या है कि एंगेजमेंट की अलग वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई किसी ने, लगन की अलग करवाई, और फिर फेरों की अलग करवाई, विदाई की अलग करवाई, तो डेटा बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। अब जब ज्यादा डेटा हो गया तो क्या होने लगा कि भैया 3-3 4-4 पार्ट बनने लगे, 8-8 पार्ट बनने लगे। तो फिर आई डीवीडी, क्या है, इसी का अपडेटेड वर्जन आया, ज्यादा स्टोरेज क्षमता के साथ आई डीवीडी। तो पहले हम सीडी को पढ़ लें, फिर हम डीवीडी की तरफ चलेंगे। फुल फॉर्म पूछी जाती है, सीडीआर की फुल फॉर्म क्या है? सीडीआर की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है? तो सीडीआर की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDRW की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी कि इसे दोबारा भी राइट किया जा सकता है। एक होती है CD-ROM, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, ये जो CD DVD होती हैं, जो ये प्लास्टिक की बनी होती हैं, तो वो कौन सी प्लास्टिक की बनी होती हैं? ये क्वेश्चन भी है भैया। ये जो CD DVD हैं, आपने देखा होगा, नहीं मेरी दिल जले बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है, जो दिमाग में आ जाए उदाहरण वो मैंने दे दिया, ठीक है। तो जैसे सीडी आपने देखा होगा, इसके पीछे क्या होती है आपकी, ये ऐसे लाइट आती है, तो ये प्लास्टिक अलग होती है थोड़ी। कौन सी प्लास्टिक होती है? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक होती है। कौन सी? सीडी डीवीडी में प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक कौन सी है? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है। लेजर बीन लाइट से इसमें लिखा जाता है। सीडी रोम को हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं, और सीडी रोम को वॉर्म डिस्क भी कहते हैं, यानी कि राइट वंस रीड मेनी। रोम रोम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि रोम की जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी होती है, राइट वंस रीड मेनी, एक बार लिख दो बार बार पढ़ो, उसमें चेंज नहीं होता। तो वैसे ही सीडी रोम वॉर्म डिस्क भी हम इसे कहते हैं, और ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क का भी उदाहरण हमारी होती है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे इन्हें, है ना। ये आपको जरूर किसी ना किसी परीक्षा में आपसे टकरा सकती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले पड़ाव पर, जिसका नाम है डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहला सवाल, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहला सवाल तो देखेंगे, डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगर वर्सेटाइल नहीं मिले ऑप्शन में तो ही आप वीडियो के साथ जा सकते हो, अदरवाइज वर्सेटाइल डिस्क ही आपको लगानी है। डीवीडी दो प्रकार की होती हैं। साइज में जो डीवीडी होती है वो सीडी के बराबर ही है, यानी कि देखने में जो डीवीडी है वो सीडी जितनी ही बड़ी है, लेकिन जो स्टोरेज क्षमता है वो 6 गुना ज्यादा है। कैसे? स्टोरेज क्षमता 6 गुना ज्यादा है। जैसे आपने देखा होगा, एक आप है, एक आपका कोई दोस्त है पढ़ने में, अब साइज हाइट पर्सनैलिटी आप दोनों की सेम है, लेकिन वो बुद्धि में आपसे 6 गुना ज्यादा है ना। तो ऐसे ही जो डीवीडी है वो देखने में उतनी ही बड़ी है, लेकिन उसमें जो स्टोरेज क्षमता है वो 6 गुना ज्यादा, यानी कि एक जो डीवीडी होती है उसमें 4.7 GB तक का डेटा आता है। कितना? तो लाइन स्पेस कितना है इसका? लाइन स्पेस है 0.74 mm, थिकनेस है 0.6 mm। सिंगल लेयर की जो हमारी डीवीडी होती है उसका डेटा आता है 4.7 GB, और डबल लेयर की जो हमारी डीवीडी होती है उसमें डेटा आता है 8.5 GB। तो पहले के टाइम पर सीडी बन के आती थी शादी की, अब डीवीडी की कैसेट्स बन के आती हैं, है ना। तो इसीलिए कि इनमें ज़्यादा स्टोरेज आ सकती है, और डायमीटर इनका भी उतना ही है, 120 mm और 12 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये आकार में उतनी ही बड़ी हैं।
लेकिन डेटा 6 गुना ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि 7×42 तो अप्रोक्स हम 4.72 तक तो पहुंच ही गए, तो इसलिए हम अप्रोक्स कह देते हैं कि 6 गुना से भी अधिक डेटा इसके अंतर्गत आपका आ जाता है। किसमें? डीवीडी। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क दो प्रकार की है, सिंगल लेयर, डबल लेयर। सिंगल लेयर में 4.7 GB डेटा और डबल लेयर में 8.5 GB डेटा। इसके अंदर जो डायमीटर है इसका वो 120 mm या 12 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या यहाँ तक हो तो आप मुझे बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है यहाँ तक आप लोगों को? बताएंगे एक बार? बहुत बढ़िया। देखो, एक भाई कह रहे हैं कि सर क्लास 1 घंटे की लिया करो। भाई मेरे क्लास डिपेंड करती है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना। आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में कितनी स्लाइड्स हैं और कितना आपको समझ में आ जाएगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि क्लास कितनी देर की रहेगी। ठीक है, अब जैसे आपका जो टॉपिक है ये आधा रह रहा था, ठीक है। अब कल की क्लास में अगर मैं इसे खत्म करता तो आपके दिमाग से ओवरफ्लो हो जाती चीजें, इसलिए कल छुट्टी रखी गई। अब आज की क्लास में टॉपिक ज्यादा बचा ही नहीं है, मैं इसे 1 घंटे की करने के चक्कर में मैं इसे बहुत बढ़ा दूं, इसमें फालतू का डेटा आपको दे दूं, वो भी किसी काम का नहीं है। कोई टॉपिक ऐसा है जो समझने में बड़ा आनंद देगा आपको, तो उसे आप 2 घंटे भी लगातार कंप्यूटर पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी और मैं पढ़ा भी दूंगा। लेकिन कोई क्लास ऐसी है जो आपको समझ में ही बहुत कम आएगी, है ना। यदि कोई क्लास ऐसी है जो मुझे पता है कि आपको 35 मिनट में ही आपके सर में दर्द होने लगेगा, तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, है ना, उस कंडीशन पे फिर हम छोटी क्लास रखेंगे। तो क्लियर है यहाँ तक? एक बार बताएंगे सभी दोस्त, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? वेरी गुड, है ना। तो इसलिए भाई छोटी क्लास बड़ी क्लास वो डिपेंड करता है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। एट दी एंड हमारा जो टारगेट है वो ये है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटे पढ़ा करके चला गया और आपको कुछ समझ में ही नहीं आया, उससे कोई फायदा नहीं है। जितना पढ़े एटलीस्ट उतना समझ में आए। ठीक है, इसके बाद अगली है आपकी ब्लू रे डिस्क। क्या नाम है जी? अगला है आपका जिसका नाम है हमारा यहाँ पर ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क को हम बीडी भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? बीडीआर भी कहते हैं। बीडीआर कौन सी? वो नहीं है बीडी जलाई ले जिगर से पिया, वो बीडी नहीं है ये बीडी यानी कि सीडी डीवीडी के भी पापा, इन दोनों से भी ज्यादा स्टोरेज रखने वाली बीडी यानी कि ब्लू रे डिस्क। तो एचडी वीडियो सेव करने के लिए यानी कि बहुत ज्यादा डेटा की वीडियोस को सेव करने के लिए एचडी यानी कि हाई डेफिनेशन डीवीडी की तुलना में ये 5 गुना अधिक डेटा स्टोर करती है। यानी कि डीवीडी सीडी की तुलना में 6 गुना ज्यादा और ये डीवीडी की तुलना में भी 5 गुना ज्यादा डेटा को स्टोर करती हैं। सिंगल लेयर डेटा की जो होती हैं वो 25 GB डेटा स्टोर करती हैं और डबल लेयर की 50 GB तक का डेटा स्टोर कर सकती हैं। इसका भी जो डायमीटर है वो 120 mm या मैं कहूं 120 mm या 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चले ठीक है जी, इतनी बात याद रख पाएंगे? वेरी गुड। इसके बाद आप देखेंगे फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी वे डिवाइस होती हैं जिनमें डबल ईपी रोम लगी होती है। मैं देखना चाहूंगा कि आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म मुझे बताएंगे। आप में से कितने मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जो डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म एक झटके में बता देंगे? उन्हें सोचने के लिए भी समय नहीं चाहिए, उनके जबान पर रखी हुई है ये फुल फॉर्म। बताओ क्या होगी? बताओ डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है? और ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बताएंगे क्या होगी डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म? बहुत बढ़िया, आशीष छेत्री का आंसर आया है, बट कोशिश करो कि पूरी लिख दो, है ना। रोम को भी पूरा लिख दो। बहुत बढ़िया। जतिन का आंसर थोड़ा सही है, थोड़ा गलत है। चलो और बताओ।
और दोस्त बताएंगे, क्योंकि देखो अगर आप, बहुत बढ़िया, सबसे पहले आया निर्मल कुमार का, गलत है लेकिन चलो कोई बात नहीं। चावड़ा जी का बहुत अच्छा आया है, बहुत बढ़िया। नितिन कुमार का बहुत अच्छा आंसर आया है, कंप्लीट वो। और जो भी लोग रिकॉर्डेड देखेंगे और यदि उन्हें अपने मन में वो सोच लें कि अगर आप पूरा नाम ले पा रहे हो, इसका मतलब मैं आपका भी नाम ले रहा हूँ, आप अच्छा कर रहे हो। भावना तेवतिया जी का आंसर सही है, आशीष छेत्री जी का सही है, ऋतिक सिसोदिया जी का सही है, विशाल का सही है, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो हम देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसे याद करने से फायदा ये है कि आपको रोम की भी फुल फॉर्म याद होगी, रीड ओनली मेमोरी। पी रोम की अगर करनी है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की करनी है तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि अगर हमें डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म याद हो गई तो हमें ये चारों फुल फॉर्म याद हो गई, है ना। एक फायदा ये है। दूसरी बात क्या है जी, कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल हमने क्या समझा था कि जो ईपी जो रोम होती है उसका डेटा तो इरेज होता ही नहीं है। पी रोम डेटा इरेज नहीं होगा, लेकिन ईपी रोम क्या है, डेटा इरेज तो होगा लेकिन पराबैंगनी किरणों की सहायता से, यूवी रेडिएशन के जरिए। और डबल ईपी रोम कि जहां पर बिल्कुल आसानी से डेटा डिलीट हो जाए, जैसे कि पेन ड्राइव आपने अपने कंप्यूटर में लगाई, जो भी डेटा चाहिए था ले लिया, डिलीट कर दिया, फिर डेटा ले लिया, फिर डिलीट कर दिया। मेमोरी कार्ड आपके फ़ोन का डाउनलोड करवा ली, चिप कुछ पुराना डिलीट करवा दिया, नई डलवा ली। तो ये क्या है, ये डबल ईपी रोम इनमें लगी होती है। तो वे डिवाइसेस जिनमें डबल ईपी रोम लगी होती है, जिससे डेटा हम बहुत आसानी से डिलीट कर सकते हैं, वो फ्लैश डिवाइस होती है, फ्लैश मेमोरी होती है। उदाहरण, पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा का मेमोरी कार्ड, यूएसबी ड्राइव जिसे हम थंब ड्राइव या फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, मेमोरी कार्ड आदि, ये सभी के सभी हमारे फ्लैश मेमोरी के ही उदाहरण हैं। ठीक है, चलेंगे। इसके बाद एक होता है आपका यूएसबी एफडी। यूएसबी एफडी की फुल फॉर्म क्या है आपकी, यूएसबी एफडी की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव। देखो यूएसबी की फुल फॉर्म हर किसी को पता रहती है कि यूएसबी की जो फुल फॉर्म है वो आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। और ये फुल फॉर्म भी आपसे वैसे एग्जामिनर पूछ ही लेता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। तो यूएसबी की फुल फॉर्म होती है। लेकिन यूएसबी एफडी क्या होती है आपकी, यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव। यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव होती है हमारी यूएसबी एफडी की फुल फॉर्म। एमसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मेमोरी कार्ड होती है। और एसडी कार्ड की फुल फॉर्म होती है सिक्योर डिजिटल कार्ड। ठीक है, चलें। इसके बाद हम आते हैं वर्चुअल मेमोरी की तरफ। किसकी तरफ, इसके बाद हम आते हैं, एक हमारी वर्चुअल मेमोरी भी होती है। यहाँ तक हमने अपनी सेकेंडरी मेमोरी में सभी चीज़ों के बारे में जान लिया, जितना आपका एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकता है, उन सभी बातों को हमने समझ लिया। अब हम आते हैं अपनी वीएम। तो वीएम का पूरा नाम क्या है, वीएम का पूर्ण रूप होता है वर्चुअल मेमोरी। इसे हम हिंदी में आभासी मेमोरी भी कहते हैं, इसे हम आभासी मेमोरी भी कह देते हैं, है ना। इसे हम आभासी मेमोरी भी कह देते हैं, वर्चुअल मेमोरी यानी कि आभासी मेमोरी। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। और मेन मेमोरी कौन सी थी, यानी कि रैम। तो जो वर्चुअल मेमोरी है, जो आभासी मेमोरी है, ये रैम की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। वर्चुअल मेमोरी हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की सहायता से काम करती है। जब भी रैम पर अधिक लोड होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करता है। यह सपोर्टिंग मेमोरी के रूप में कार्य करती है और इसे आभासी मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि यह आभासी मेमोरी प्रदान करती है। फिजिकल मेमोरी को कंट्रोल करती है, सिस्टम कैश को मैनेज करती है और रियल मेमोरी की तरह काम करती है, जबकि ये रियल नहीं होती, आप इसे ऐसे छू नहीं सकते, ये आभासी होती है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, लेकिन यहां पर बात कुछ कम समझ में आई तो मैंने इसे तोड़ दिया छोटे छोटे भागों में। और अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा या कैसे चीजें समझ में आएंगी, देखें। वीएम यानी कि वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर में हार्डवेयर की तरह उपलब्ध नहीं होती।
ऐसा नहीं है कि आप वर्चुअल मेमोरी को निकाल करके अपने हाथ में देख लो, उसका नाम ही आभासी है, आभासी मेमोरी, आभास होगा, वर्चुअल मेमोरी होती है हमारी, तो ये हार्डवेयर की तरह उपलब्ध नहीं होती है, याद रखिएगा। वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम के हार्ड डिस्क में रखा गया एक आरक्षित जगह होती है। वर्चुअल मेमोरी का स्पेस स्वतः ही रैम के स्पेस के बराबर होता है। वर्चुअल मेमोरी को एक्सटेंडेड रैम भी कहते हैं, क्योंकि ये जब रैम पर लोड ज़्यादा होगा तब रैम की सहायता करेगी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी रैम की तुलना में 3 गुना तक इसे बढ़ा देती है, इसके डेटा को। ठीक है जी। बाकी अगर आप वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी में डिफरेंस देखना चाहते हैं क्या है, तो आप देखेंगे कि वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, यानी कि जो वर्चुअल मेमोरी है वो रैम की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, जबकि जो कैश मेमोरी है ये सीपीयू के एक्सेसिंग स्पीड को बढ़ाती है, ये सीपीयू की एक्सेस स्पीड को बढ़ाती है। किसी डेटा को कितनी जल्दी एक्सेस किया जा सकता है, कैश मेमोरी उसे बढ़ाती है, जबकि वर्चुअल मेमोरी रैम की कैपेसिटी को बढ़ा रही है। वर्चुअल मेमोरी फिजिकल मेमोरी नहीं है, यह एक तकनीक है। जो वर्चुअल मेमोरी है ये किसी भी प्रकार की फिजिकल मेमोरी नहीं है, छू नहीं सकती, ये एक टेक्नोलॉजी है। जबकि कैश मेमोरी एक मेमोरी यूनिट है। वर्चुअल मेमोरी साइज में बड़ी होती है, कैश मेमोरी छोटी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा वर्चुअल मेमोरी मैनेज होती है, जबकि हार्डवेयर द्वारा कैश मेमोरी आपकी मैनेज होती है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू हार्ड डिस्क इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन। क्या मतलब है जी इस बात का? जैसे मान लो, बिल्कुल है ना, मान लो कि जैसे आपने क्या किया, आपने अपनी पेन ड्राइव में आप एक एमएस ऑफिस का सेटअप ले आए, एमएस ऑफिस का सेटअप ले आए, या गेम ले आते थे हम बचपन में, तो गेम का सेटअप ले आए, एमएस ऑफिस का पूरा सेटअप ले आए आप। तो आपने उस सेटअप को कॉपी करके और अपने अपने कंप्यूटर में पेस्ट कर लिया पेन ड्राइव से लाके। अब वो आपकी हार्ड डिस्क में तो आ गया, कॉपी करके पेस्ट तो हो गया, लेकिन क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जब तक आप उसे इंस्टॉल्ड नहीं कर लोगे, है ना, तभी तो चलती है कोई चीज़। जैसे एप्लीकेशन है कोई भी, आप अपने फ़ोन में जब इंस्टॉल हो जाएगी तभी तो चलेगी आपकी। तो उस इंस्टॉल्ड के उसे हम इंस्टॉलेशन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार मुझे कंफर्म करेंगे सभी दोस्त, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? यहाँ पर आपका जो मेमोरी का चैप्टर है वो हो जाता है पूरी तरह से समाप्त। काफ़ी दोस्तों को ये डाउट रहता है कि सर क्या आप जो भी कुछ हमें पढ़ा रहे हैं क्या ये सीजीएल के लिए भी वैलिड है? क्या जो सीजीएल में कंटेंट पूछा जाता है कंप्यूटर का, क्या इससे हो जाएगा? तो भैया मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे आप सीजीएल के कंप्यूटर में इतने नंबर ला सकते हैं जितने में 3 लोग पास हो जाएं। मतलब कि सीजीएल में हमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है सीजीएल का कंप्यूटर, जिसमें हमें 20 में से 6 सवाल सही करने होते हैं। लेकिन यदि आप इन सभी क्लासेस को देखोगे तो आप 20 में से 6 नहीं, आप 20 में से 18 प्लस या 18 सवाल सही कर रहे होगे, तो उतने में तो 3 लोग पास हो जाएंगे आपके। इसलिए निश्चिंत हो जाइए, यदि आपने इस बैच का कंप्यूटर पढ़ लिया तो आपको सीजीएल के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको कॉपी भी नहीं उठानी, आप बस इन सभी क्लासेस को देख लेना और एग्ज़ाम में जाकर के बैठ जाना। आप देखोगे कि 20 में से 14, 15, 16, 17 सवाल कहीं नहीं गए, बड़ी आसानी से आप बना पा रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो एक बार सभी दोस्त मुझे बता दीजिए। टेलीग्राम डाउट ग्रुप में भी आप मुझे बता सकते हैं, साथ के साथ आप मुझे कोई डाउट हो तो 1 से 2 मिनट वो भी पूछ सकते हैं, है ना। यदि आपका कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम अपनी क्लास को समाप्ति की ओर ले चलते हैं और फिर हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे कल की क्लास में। ठीक है जी, वेरी गुड। बिल्कुल, नमस्कार भाई। और रिवीजन आप सभी जरूर करते रहिएगा। सर किसी के लिए भी कंप्यूटर नहीं पढ़ना पड़ेगा? भाई किसी के लिए तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर की कोई स्पेशल आपसे क्वालिफिकेशन ना मांगी हो, फिर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। चाहे वो एनटीपीसी में आए, चाहे एनटीपीसी में ही पेपर आता है, एएलपी में भी आपका टेक्नीशियन में आ रहा है आपका कंप्यूटर, है ना, या और किसी भी एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्स जो कंप्यूटर स्पेसिफाइड होते हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, और वो नाम ही कंप्यूटर ऑपरेटर है भैया, तो उसके लिए फिर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर 80 नंबर का कंप्यूटर आता है।
है ना। ऐसे ही और बहुत सारी पोस्टें आपकी होती हैं जो स्पेशली कंप्यूटर के लिए होती हैं, तो वहाँ पर फिर थोड़ी चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन उसमें भी आपका 60-70% यहाँ से ही कवर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं JSA का, EMRS का, वो सब यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।